ओपेनहाइमर की पिछली वीडियो में हमने उनकी बॉम्ब बनाने से पहले वाली जिंदगी को जाना। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ओपेनहाइमर ने पहला एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस मोटिवेशन के चलते वो एटॉमिक बॉम्ब बना पाए और फिर हिरोशिमा पर बॉम्ब गिरने के बाद दुनिया कैसे बदलने लगी और ओपेनहाइमर की जिंदगी कैसे नर्क बन गई। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2 दिसंबर 1942 इस दिन शिकागो विश्वविद्यालय में भौतिकविदों की एक टीम एनरिको फर्मी के नेतृत्व में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर पाइल 1 बना लेती है। इसमें 45 टन यूरेनियम ऑक्साइड और 330 टन ग्रेफाइट ब्लॉक भरा होता है। ये रिएक्टर एक फुटबॉल फील्ड के अंदर बनाया गया था और लगभग आधी वॉट पावर जनरेट कर सकता था। अगर आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हो तो बॉम्ब भी तो बन सकता है। दोनों के बीच बस फर्क इतना है कि कितने न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट एटम को हिट करेंगे जिससे वो टूटकर और न्यूट्रॉन्स रिलीज करेगा। अगर ये नंबर 1 है तो हमें खुद पर निर्भर एक न्यूक्लियर रिएक्शन मिल जाएगी, पर वो आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर ये 1 से कम है तो चेन रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, और अगर 1 से ज्यादा है तो चेन रिएक्शन बढ़ती ही जाएगी। इसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के कहते हैं। इस मामले में न्यूक्लियर रिएक्शन पैंडेमिक्स जैसी होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सबसे आसान तरीका है कि कम से कम फिजाइल मटेरियल को इतना क्लोज लाया जाए कि एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, और इस कम से कम मास को क्रिटिकल मास कहते हैं। यूरेनियम 235 में ये 50 किलोग्राम होता है, जिससे लगभग 17 सेंटीमीटर का एक स्फीयर बनेगा। अगर आप प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं तो कम मास चाहिए होगा, लगभग 10 किलोग्राम, जिससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर का एक स्फीयर बनेगा। शुरुआती कुछ सालों तक वैज्ञानिक एक गन टाइप बॉम्ब के डिजाइन पर काम कर रहे थे। एक गन टाइप बॉम्ब के अंदर यूरेनियम 235 की 2 सिल्लियां होती हैं और दोनों क्रिटिकल मास से कम की होती हैं। फिर कोडाइट जैसे किसी कन्वेंशनल एक्सप्लोजन से एक सिल्ली को दूसरे सिल्ली पर तेजी से मारा जाता है। इससे दोनों का मास मिलाकर क्रिटिकल मास से ज्यादा हो जाता है, और जब यूरेनियम की बुलेट सिर्फ 25 सेंटीमीटर दूर रह जाती है तब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होती है और फिर होता है परमाणु धमाका। अब ये मेथड सिंपल तो है पर उतना एफिशिएंट नहीं है। इसमें बस थोड़े से यूरेनियम के साथ ही फिजन हो पाता है, जिससे बॉम्ब की टोटल पावर कम हो जाती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यूरेनियम बैरल के अंदर आसानी से स्लाइड हो जाएगा। आप यहाँ जरूर किसी तेल से बैरल को ल्यूब्रिकेट करना चाहोगे, पर जितने सिंथेटिक तेल वैज्ञानिकों ने ट्राई किए वो सारे के सारे सूख जाते थे। अंत में उन्हें बस एक ही तेल मिला जो काम कर रहा था, वो था स्पर्म व्हेल का ऑयल। प्रकृति में मिलने वाले यूरेनियम का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही यूरेनियम 235 होता है, यानी कि एटम बॉम्ब का फ्यूल। U-235 जब एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करता है तो वो पहले U-236 बनता है और फिर कुछ पल के बाद 2 आधे हिस्सों में टूट जाता है और औसतन 2.4 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। पर जब यूरेनियम खत्म हो जाता है तो बस U-238 बचता है, जिसमें फिजन नहीं होता है। इसीलिए एक एटम बॉम्ब बनाते वक्त वैज्ञानिक U-235 को अलग कर रखने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम 235 मिल जाता है, या ये कहिए कि वो शुद्ध U-235 बना लेते हैं। पर इससे भी बढ़िया एक रास्ता था। 1941 में एक नया एलिमेंट बनाया गया था, यूरेनियम 238, जो एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करने पर यूरेनियम 239 बन जाता है, जो अनस्टेबल होता है और नेपट्यूनियम में डिके हो जाता है, और जो फिर प्लूटोनियम बन जाता है। इस कहानी में 3 चीजें गौर करने लायक हैं। पहला ये कि प्लूटोनियम 239 एटम बॉम्ब बनाने के लिए कमाल का फ्यूल है और इसका क्रिटिकल मास बस 10 किलोग्राम ही है। दूसरा, प्लूटोनियम बनाना U-235 को सेपरेट करने से सस्ता पड़ता है। और तीसरा ये कि प्लूटोनियम एक गन टाइप बॉम्ब के लिए काफी फास्ट रिएक्ट करता है, इसीलिए ये फुस हो जाता है। पूरे मास के बस थोड़े से हिस्से में ही फिजन होता है, पर फिर भी प्लूटोनियम से बॉम्ब बनाया जा सकता है। क्रिटिकल मास मटेरियल की डेंसिटी के अनुसार बदलता रहता है। नॉर्मल प्रेशर की कंडीशन में 6 किलोग्राम प्लूटोनियम एक्सप्लोड नहीं होगा, पर अगर इसे कंप्रेस करें तो एटम्स और पास आ जाएंगे और एक न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस को हिट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही कम क्रिटिकल मास होगा।
अगर आप प्लूटोनियम बॉल के चारों ओर एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजन कर सकते हो तो वो उतना कंप्रेस हो जाएगा जिससे चैन रिएक्शन शुरू हो सके। और यही इम्प्लोजन बॉम्ब डिजाइन के पीछे का मेन आइडिया होता है। क्रिटिकल मास कम करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि आप प्लूटोनियम स्फीयर को किसी ऐसी मटेरियल से ढक दो जो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्ट करता हो। ऐसे चैन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए लगने वाले न्यूक्लियर फ्यूल की कम जरूरत पड़ेगी। आप एक न्यूट्रॉन सोर्स भी लगा सकते हो जो चेन रिएक्शन को किक स्टार्ट कर सकता है। पहले इम्प्लोजन बॉम्ब के लिए वैज्ञानिकों ने एक अर्चिन नाम का डिवाइस बनाया था जो एक छोटे पैलेट जैसा था, 7 ग्राम का। वो बॉम्ब के बीच में रखा जाता। ये अर्चिन बेरिलियम और पोलोनियम से बना था जिसके बीच में गोल्ड और निकल की परत थी। अब अनुमान ऐसा था कि जब एक्सप्लोजन होगा तो उसकी शॉक वेव से बेरिलियम और पोलोनियम मिक्स हो जाएंगे और पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की वजह से बेरिलियम से अरबों न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो पाएगी। कम से कम एक उम्मीद थी। इससे पहले कभी एटम बॉम्ब बनाया ही नहीं गया था। ओपेनहाइमर और बाकी वैज्ञानिकों को अब जल्दी जल्दी हाथ चलाने थे क्योंकि 1945 आ चुका था और ट्रूमैन पोस्टडम कॉन्फ्रेंस से पहले बॉम्ब की टेस्टिंग करवाना चाहते थे, जहां ट्रूमैन, चर्चिल और स्टैलिन एक साथ आकर पोस्ट वॉर पीस पर बात करने वाले थे। कॉन्फ्रेंस 17 जुलाई को होनी थी, तो बॉम्ब को टेस्ट करने की जो सबसे आखिरी तारीख हो सकती थी वो हो सकती थी कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले, यानी 16 जुलाई, और इसका कोड नेम था ट्रिनिटी। टेस्ट से पिछली रात ओपेनहाइमर बहुत परेशान थे। कुछ भी गलत जा सकता था। आखिरी बार प्लूटोनियम कोर के बिना की गई एक्सप्लोजिव्स की टेस्ट फायरिंग फेल गई थी। खुद को शांत रखने के लिए ओपेनहाइमर भगवद गीता, हिंदुओं के एक पवित्र महाकाव्य में से एक लाइन जपने लगे। इन्होंने खुद गीता को ओरिजिनल संस्कृत भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। भीषण युद्ध के बीच में, घने वन में, भयावह पहाड़ों के चोटियों पर, काले गहरे समुद्र में, भालों और तीरों की बाण में, संकोच में, शर्म में डूबे हुए क्षण में मनुष्य के किए हुए अच्छे कर्म उनकी रक्षा करें। बॉम्ब के खराब निकल जाने से ज्यादा चिंता ये थी कि कहीं बॉम्ब कुछ ज्यादा ही अच्छा ना निकल जाए। 1942 में ओपेनहाइमर आर्थर कॉम्पटन को एक डरावनी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि कैसे एटम बॉम्ब से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। वो कहते हैं कि एटम बॉम्ब से इतना ज्यादा टेम्परेचर बन सकता है जो शायद फ्यूजन रिएक्शन को शुरू कर सकता है। एटमॉस्फेयर का एक छोटा हिस्सा, 20 लाखवें हिस्से में से एक हिस्सा हाइड्रोजन का बना होता है। और चिंता की बात यह थी कि इतने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन एटम फ्यूज हो सकते थे, जिससे बहुत एनर्जी रिलीज होती और फिर उस एनर्जी से फिर और एटम फ्यूज होते। इतनी एनर्जी वाटर वेपर से भी हाइड्रोजन अलग करके उन्हें भी फ्यूज कर सकती थी, जिससे फिर और ज्यादा एनर्जी निकलती और ऐसा चलता फ्यूजन होता रहता जब तक कि पूरी दुनिया एक विशाल एटम बॉम्ब बनकर खुद न जल जाती। 1959 में ओपेनहाइमर की बातों को याद करते हुए कॉम्पटन कहते हैं कि ओपेनहाइमर को बस इसी बात का डर नहीं था। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी अनस्टेबल होती है, कम ही सही पर होती है, और एटम बॉम्ब से ये भी ट्रिगर हो सकती थी। ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को समझ जाते हैं कि ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं, इसीलिए वो अपने काम पर दोबारा लग जाते हैं। किसी ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये आइडिया एक फिजन बॉम्ब से फ्यूजन बॉम्ब को स्टार्ट करना, वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर काफी गौर किया गया। पहले ट्रिनिटी टेस्ट को सुबह 4 बजे किया जाना था, पर तूफान के चलते थोड़ा टाइम और लगा और फिर 5:29 और 21 सेकंड्स पर दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट हुआ। बड़े धमाके ने प्लूटोनियम कोर को अंदर की ओर धकेला। शॉक वेव से बेरिलियम और पोलोनियम मिले और ढेरों न्यूट्रॉन्स निकले। अर्चिन काम किया, न्यूक्लियर रिएक्शन किक स्टार्ट हो गई और अब इसे रोका नहीं जा सकता। सिर्फ 6 किलोग्राम प्लूटोनियम 25,000 TNT जितना बड़ा धमाका कर देता है। न्यू मैक्सिको के माउंटेन्स दिन से भी ज्यादा चमकने लगते हैं। शॉक वेव्स 160 किलोमीटर दूर तक जाती है। धमाके से बना मशरूम क्लाउड आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच जाता है। धमाके से इतनी गर्मी होती है कि डेजर्ट की मिट्टी एक
ग्लासी मटेरियल ट्रिनिटाइट में मेल्ट हो जाती है। पर शुक्र है कि धमाके से एटमॉस्फेयर में आग नहीं लगती। 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 फोर्ट्रेस लिटिल बॉय 64 किलो से भरे यूरेनियम के एक गन टाइप न्यूक्लियर बॉम्ब को गिरा देता है। नाइट्रोसेलुलोज से चिंगारी लगती है, यूरेनियम के हिस्सों को अंदर ढकेलकर क्रिटिकल मास तक पहुंचाया जाता है। धमाका लगभग 15,000 TNT बॉम्ब्स के बराबर का था। इसमें 70,000 लोग मारे जाते हैं और अगले कुछ महीनों में जलने और रेडिएशन से 70,000 लोग और मरते हैं। 3 दिन बाद गैजेट जैसा एक और इम्प्लोजन बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया जाता है, जिसमें फिर और 80,000 लोग मरते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स में मरे लगभग 2.25 लाख लोगों में से 95% सिविलियंस थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। 1965 में ट्रिनिटी टेस्ट के पलों को याद करते हुए ओपेनहाइमर को भगवद गीता की एक और लाइन याद आती है। वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, पर ज्यादातर लोग चुप थे। इन सब ने मुझे पवित्र भगवद गीता की एक लाइन याद दिला दी। विष्णु राजकुमार अर्जुन को अपने धर्म पर अड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो अर्जुन को हौसला देने के लिए अपना विकराल रूप दिखाते हैं और कहते हैं, मैं काल हूं, इस संसार का विनाशक। मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसा ही लगा होगा। जंग के बाद ओपेनहाइमर एक नेशनल हीरो बन जाते हैं। टाइम्स मैगजीन पर उनका पोर्ट्रेट था, घर घर उनका नाम फेमस हो गया। 1947 में ये प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के डायरेक्टर बन जाते हैं। इसी के साथ ही इन्हें जनरल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया जाता है, जहां ये न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। इस पोजीशन से वो आर्म्स कंट्रोल की बात। अगस्त 1949 में सोवियत भी अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर लेती है और यूएस मिलिट्री जल्द ही डिसाइड कर लेती है कि इस सिचुएशन का सबसे सही जवाब इससे भी ज्यादा पावरफुल बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना होगा, सुपर बॉम्ब। ओपेनहाइमर नैतिक उसूलों के चलते इस सुपर बॉम्ब के डेवलपमेंट के खिलाफ होते हैं। उन्हें चिंता थी कि इससे एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, लेकिन ट्रूमैन की एडमिनिस्ट्रेशन इनकी नहीं सुनती और 3 साल के बाद मार्शल आइलैंड पर आईवी माइक दुनिया का पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया जाता है। इसमें 10.4 मेगाटन TNT जितनी विशालकारी ऊर्जा भरी थी, जो ट्रिनिटी टेस्ट से 400 गुना ज्यादा। एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक्चुअली 3 बॉम्ब से मिलकर बना होता है, एक कन्वेंशनल बॉम्ब, एक फिजन बॉम्ब और एक फ्यूजन बॉम्ब। कन्वेंशनल एक्सप्लोजन फिजन रिएक्शन ट्रिगर करता है, जिससे टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता है जिससे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम फ्यूज होने लगते हैं। इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। 1961 में सोवियत यूनियन अभी तक के सबसे पावरफुल बॉम्ब टेसार बॉम्ब को टेस्ट करती है। ये बॉम्ब आईवी माइक से 5 गुना ज्यादा पावरफुल था, ट्रिनिटी से लगभग 2000 गुना ज्यादा पावरफुल। इसी तरह के आर्म्स रेस का डर ओपेनहाइमर को था। उनके हाइड्रोजन बॉम्ब के विरोध करने और आर्म्स रेस को रोकने पर बोलने की वजह से अगली बार उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस पास करने के लिए उन पर ट्रायल चला दिया जाता है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के समय हर वक्त उन पर नजर रखी जाती थी और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी नजर रखी जाती रही। कई वार टैप्स गैर कानूनी थे, उनकी वारंटी भी खत्म थी। ओपेनहाइमर से उनके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध और जीन टैटलॉक उसी पार्टी के मेंबर के साथ उनके अफेयर के बारे में भी पूछा जाता है। आरोप लगते हैं कि लॉस एलमॉस लैब में काम करते वक्त इन्होंने दूसरे सरकारों को जानकारी देकर राजद्रोह किया है। 1953 में इनका सिक्योरिटी क्लियरेंस सस्पेंड भी कर दिया जाता है। दोबारा उनका चेहरा टाइम्स मैगजीन पर आता है और इस बार उदास चेहरा ब्लैक एंड व्हाइट में। इनकी सिक्योरिटी हियरिंग्स इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। 1964 में जर्मन प्ले राइटर
हेनार केपार्ड ओपेनहाइमर की जिंदगी पर एक प्ले लिखते हैं और उसकी एक कॉपी ओपेनहाइमर को भेजते हैं। ओपेनहाइमर को ये इतनी बुरी लगती है कि वो उसको सू करने वाले होते हैं। उन्हें अंत का सीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जहां ओपेनहाइमर का कैरेक्टर लास्ट में अपने बुरे कामों को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि हम शैतान का काम कर रहे थे। ओपेनहाइमर के लिए कभी भी ये सब इतना आसान नहीं था। मुझे लगता है कि ऐसा मान लिया गया था, ऐसा ज़रूर माना गया था कि लॉस एलामोस पर ही सही कि अगर ये जंग अगर ख़त्म नहीं होती है और डिप्लोमेटिक मीन्स से कोई हल नहीं निकलता, तब इस बॉम्ब से ही कोई समाधान होगा। उस समय अगर हम ऐसा ना करते और जंग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो वो शायद और ज़्यादा खतरनाक होता। मुझे लगता है हिरोशिमा की बॉम्बिंग्स में शायद ज़्यादा ही जानें चली गईं, शायद उससे भी ज़्यादा जितना इस जंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था। अब ऐसा कहना काफ़ी आसान है। 1965 में इनसे न्यूक्लियर वेपन्स पर रोक लगाने पर रशिया के साथ चल रही बातचीत के बारे में पूछा गया। इन्होंने कहा कि ऐसा ट्रिनिटी टेस्ट बॉम्ब के अगले दिन ही होना चाहिए था। ठीक उसी साल इनका थ्रोट कैंसर का इलाज होता है। ये एक लाइफ लॉन्ग स्मोकर थे और फिर 62 वर्ष की उम्र में 18 फरवरी 1967 को इनकी मृत्यु हो जाती है।